Hello everyone, this is Arif Khan. Welcome back to our YouTube channel The School of Politics. द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम इको फेमिनिज्म यानी पारिस्थितिक नारीवाद के विषय में बात करेंगे। पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं यूजीसी एग्जामिनेशन के, अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि नारीवाद और इसके जितने भी वैरायटीज़ हैं, इसके जितनी भी स्ट्रैंड्स हैं, शाखाएं हैं, इससे प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं। पिछले 5 साल के पेपर में आप देखेंगे। और 2023 में, जून 2023 में जो पेपर कंडक्ट किया गया था वही हाल फिलहाल में, तो उस पेपर में ब्लैक फेमिनिज्म से क्वेश्चन आया था। तो ये जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी की सीरीज़ है, ऑनलाइन सीरीज़ है, इसमें हम फेमिनिज्म को अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आज इको फेमिनिज्म को कवर करने वाले हैं और इको फेमिनिज्म से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं और जो थिंकर्स हैं, उनकी किताबों को, उनके आइडियाज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं इको फेमिनिज्म क्या है। जैसा कि आप इस क्लियरली देख रहे हैं कि इसमें 2 वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इको एंड फेमिनिज्म। मतलब क्या कि यहाँ पे नारीवाद के बारे में भी बात की जाएगी और साथ ही साथ में इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में, जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनके बारे में बात की जाएगी। अगर हम बात करें इस शब्द को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, वो कौन था? 1974 में एक बुक पब्लिश होती है, फेमिनिज्म और डेथ। इस बुक में जो है, जो फ्रेंच फेमिनिस्ट हैं फ्रैंकोइस एबॉन, इस वर्ड को एक तरह से क्वाइन करते हैं। क्वाइन का मतलब क्या कि इस शब्द को सबसे पहले वो इस्तेमाल करती हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि ये जो टर्म है फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, इसको क्वाइन किसने किया था, इसके का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? इको फेमिनिज्म अपने आप में एक क्या है, एक अपने आप में एक फिलॉसफिकल और पॉलिटिकल मूवमेंट है, एक दार्शनिक और राजनीतिक आंदोलन है जो कोशिश करता है किस चीज़ के लिए कि वोमेन, जो औरतों के ऊपर जो शोषण हो रहे हैं, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, और प्रकृति के ऊपर जो प्राकृतिक जो नेचुरल सोर्सेज है, जो प्राकृतिक कह सकते हैं संपदाएं हैं, उनका जिस तरीके से शोषण हो रहा है मानव जाति के माध्यम से। अगर आप देखें, ये जो पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषवादी सोच है, इसने नेचर का भी, प्रकृति का भी एक्सप्लॉयटेशन किया, उसका शोषण किया है। और ठीक इसी तरह उसने जो है औरतों का, महिलाओं का शोषण किया है। तो ये जो नेचर का एक्सप्लॉयटेशन है, प्रकृति का जो शोषण है और महिलाओं का जो शोषण है, पुरुषवादी सोच के माध्यम से, पैट्रियार्की के माध्यम से जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसके बीच में क्या कनेक्शन है, इसी कनेक्शन को जो है समझने की कोशिश करता है। और साथ ही साथ में इको फेमिनिज्म, अगर बात करें पैट्रियार्की और इन्वायरमेंट की, अगर हम बात करें पैट्रियार्की और मतलब ये जो पुरुष प्रधान समाज है उसकी बात करें, और जो पर्यावरण का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, जो उसका कह सकते हैं क्षय हो रहा है, उसके को जो है समझने की कोशिश करता है। उसमें कौन कौन से इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, कौन से चैलेंजेस है, कौन से इश्यूज हैं, उनको समझने की कोशिश करता है और एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता हो जो पारिस्थितिक दृष्टिकोण से जो है न्यायपूर्ण हो। मतलब क्या कि एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे जब डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको लागू किया जाए, तो इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखा जाए और इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जो प्राकृतिक सोर्सेज हैं उसका गलत तरीके से जो है दोहन, उसका एक्सट्रैक्शन ना हो, उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो फेमिनिज्म है, इको फेमिनिज्म, ये महिलाओं और प्रकृति के बीच में जो संबंध है और कैसे प्रकृति का और महिलाओं का जो शोषण हुआ है पुरुष प्रधान समाज के द्वारा, पुरुषवादी सोच के द्वारा, पैट्रियार्की के जरिए से, इसका अध्ययन करता है। और यहाँ पे हमने जो है कुछ बुक्स और कुछ थिंकर्स के नाम को मेंशन किया है। यहाँ पे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी थिंकर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको मैंने इंक्लूड किया है। और ये नोट्स आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा, आप
इस बुक में भी देख सकते हैं। पारिस्थितिकी नारीवाद के विषय में यहाँ पे चीज़ें स्पष्ट लिखी हुई हैं और यहाँ लिखा हुआ कि फ्रैंकोइस इबॉन ने जो है इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। तो अगर हम बुक्स की बात करें या फिर जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट को, किसी आइडियोलॉजी को पढ़ते हैं, फेमिनिज्म भी अपने आप में एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है जो महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को और उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको समाप्त करने की, उसको रिमूव करने की, इरेडिकेट करने की कोशिश करता है और एक ऐसे समाज की स्थापना करने की कोशिश करता है जहाँ पे लैंगिक समानता हो, जेंडर इक्वालिटी हो, जेंडर जस्टिस हो, लैंगिक न्याय हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी की बात करता है कि कैसे एक ऐसे समाज की स्थापना की जाए जहाँ पर लैंगिक न्याय हो, लैंगिक समानता हो। और जितने भी फेमिनिज्म के वेरिएशन आपको बताए हैं, जैसे कि पिछली क्लास में हमने रेडिकल फेमिनिज्म और लिबरल फेमिनिज्म के बारे में हमने बात की थी, तो हमने वहाँ ये देखा था कि कौन कौन से ऐसे थिंकर्स हैं या फिर कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिन्होंने इस विचारधारा के विकास में, उसके डेवलपमेंट में योगदान दिया है, कंट्रीब्यूट किया है। तो फ्रैंक कोइस इबॉन की बुक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि फेमिनिज्म और डेथ नाम की इनकी बुक है, 1974 में पब्लिश हुई थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो यहाँ पे आपको मैंने कई लिस्ट, मतलब पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 3 थिंकर्स, फ्रैंकोइस इबॉन, वंदना शिवा और एक और थिंकर हैं जिनका नाम है सुजैन ग्रिफिन। ये 3 थिंकर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। एटलीस्ट इन तीनों को जब आप इको फेमिनिज्म को पढ़ें तो इन तीनों थिंकर्स की जो बुक्स है, जो उनके आइडियाज़ हैं, जो उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो उन्होंने तर्क दिए हैं, उसको समझने की कोशिश करें। तो आइए समझते हैं कि सुजैन ग्रिफिन के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। सुजैन ग्रिफिन ने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल है वोमेन एंड नेचर, द रोरिंग इनसाइड हर। इस बुक में जो है वो ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक, मतलब हिस्टोरिकल और जो साइकोलॉजिकल कनेक्शन है बिटवीन वोमेन एंड नेचर, उसको समझने की कोशिश करती है, उसको एग्जामिन करती हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंकर है इस कॉन्सेप्ट में, वंदना शिवा। और वंदना के शिवा से क्वेश्चन भी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था। वंदना शिवा की अगर बात करें तो उनकी ये जो बुक है स्टेइंग अलाइव, वोमेन, इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ये बुक है इनकी, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसी बुक में जो है उन्होंने अपने इको फेमिनिज्म के रिगार्डिंग जो उनके व्यूज़ हैं, जो विचार हैं, उसको इसमें उन्होंने डिस्कस किया है। और उन्होंने इसमें एक वो क्या करती हैं, उस कनेक्शन को एक्सप्लोर करती हैं जो इन्वायरमेंटल इश्यूज, जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं और महिलाओं के अधिकार को लेकर के, मतलब महिलाओं के अधिकारों को लेकर के, और जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है, पर्यावरणीय मुद्दे हैं, उनके बीच में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नेचर में और महिलाओं में क्या चीज़ें, मतलब प्रकृति में और महिलाओं में क्या चीज़ें कॉमन है। अगर हम नेचर की बात करें या महिलाओं की बात करें तो कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ गुण ऐसे हैं जो उनमें कॉमन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल महिलाओं का जो नेचर होता है, अपने आप में वो केयरिंग होती हैं, देखभाल करती हैं, उसमें उनमें लव और सिंपैथी ज़्यादा होती है। और जब भी किसी चीज़ का जो है गलत तरीके से प्रयोग होता है या गलत तरीके से उसका एक्सट्रैक्शन या दोहन होता है तो उसके लिए वो चिंतित हो जाती हैं। और हम देखें कि अगर प्रैक्टिसेस की देखें, एक पुरुष की प्रैक्टिस को देखें और एक वुमेन की प्रैक्टिस को देखें, तो उनकी जो आदतें हैं, जो उनके बिहेवियर हैं, वो महिलाओं के जो बिहेवियर हैं वो एक तरह से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं, इन्वायरमेंट के ज़्यादा करीब होती हैं। तो ओवरऑल इको फेमिनिज्म ये समझने की कोशिश करता है कि पर्यावरण, मतलब इन्वायरमेंट और वोमेन्स के बीच में कैसा रिलेशन है, और एक पुरुष प्रधान समाज के माध्यम से जो है इसका कैसे शोषण हुआ है, कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, कैसे जो है इसका दोहन हुआ है, और कैसे जो है इन चीज़ों से हम बाहर आ सकते हैं, कैसे कैसे समाज की स्थापना कर सकते हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करके डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता हो। तो देखिए, जब भी हम इको फेमिनिज्म की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ज़रूर आता है। मतलब डेवलपमेंट की हम बात करें, जैसे कि आप वंदना शिवा की बुक में देख सकते हैं कि वो पर्यावरणीय मुद्दों की बात करती हैं और महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करती हैं, लेकिन
किसके कॉन्टेक्स्ट में, मतलब जो विकास के संदर्भ में। आप देखें खास तौर पे जो विकासशील देश हैं उनकी जो पॉलिसीज़ हैं विकास की, डेवलपमेंट की, वो इस तरीके से हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका वो दोहन ज़्यादा कर रहे हैं और साथ ही साथ इस तरीके से उसका दोहन कर रहे हैं जिससे जो है इन्वायरमेंट पे जो है बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो ओवरऑल इको फेमिनिज्म जो है एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है जहाँ पे प्रकृति और महिलाओं के बीच में जो शोषण, जो उनके ऊपर उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको जो है समाप्त किया जा सके और एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो है एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया जा सके। तो आज की क्लास में इतना ही। और एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। दिसंबर 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। दिसंबर 2019 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया था कि वंदना शिवा इज नोन एज, वंदना शिवा को कैसे जाना जाता है, वो पोस्ट मॉडर्निस्ट है, मार्क्सिस्ट है, इको फेमिनिस्ट है या कंजर्वेटिव है। तो हम जानते हैं कि वंदना शिवा जो है एक इको फेमिनिस्ट थिंकर है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और उनकी जो बुक है जिसमें इन्होंने अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को डिस्कस किया है, उसका नाम है स्टेइंग अलाइव, स्टेइंग अलाइव वोमेन इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।